हेलो फिजियो डॉक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जिस पे काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है। हम आज बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसके बारे में। ये कब होती है, कैसे होती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसमें जो कैसे कितने राउंड्स में काउंसलिंग होती है, हम इसके लिए क्या क्या जरूरी है, इस बारे में आज हम इन सभी सवालों के जितने डिटेल और जितने अच्छे आपको समझ में आ सकते हैं उस वे में हम आपको बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है वो होती है टोटल इंडियन जो सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट उन सब की टोटल 15% की जो सीट्स होती है उन पे काउंसलिंग होती है। यानी कि अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसकी जो 15% जो सीट यानी कि 15 सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएंगी। बाकी की जो 85% सीट है वो सारी की सारी स्टेट कोटा के थ्रू फिल होंगी। यानी कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, इन सब में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में जो जितनी भी उनकी 15% सीट हैं उन सब पे एडमिशन होगा। बाकी की सारी जो सीटें हैं वो होंगी स्टेट कोटा के थ्रू फिल होंगी। तो अब बता दो, जैसे कि 15 सीटें हैं, इन 15 सीटों में से जस्ट इमेजिन कर लिए किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं और उसके बाद हमने 15% कोटा दिया, उसमें आई 15 सीटें। उन 15 सीटों में से कि जो जनरल और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उन 15 सीटों में से डिवाइड होंगे ऑल इंडिया कोटा में। यानी कि अब 15% को हम मान लेते हैं कि ये 15% जो 15 सीटें हैं ये टोटल 100% है। यानी अब मैं नंबर ऑफ सीट्स और परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज। अब 15 सीटें हैं जो कि किसी कॉलेज की 100% सीट है ऑल इंडिया कोटा के लिए। आप ध्यान से समझिएगा इसको। अब उन 15 सीटों में से जो ही सीटें वो डिवाइड होंगी ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ये सारी उन 15 सीटों में से डिवाइड होंगी ऑल इंडिया कोटा में। तो अब मेरे हिसाब से आपको अभी तक समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड कीजिए और ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला है। तो सबसे पहले आपको बता दो कि जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आता है, नीट के रिजल्ट के आने के बाद 7 से 8 दिन में ही आपको जो है एरर्स के आपको वही OMR शीट में आपको वही ऑब्जेक्शन करना है, उन सब के लिए आपको एक टाइम पीरियड दे जाएगा। उसके बाद आपको नीट का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ जाएगा। उसके लिए अब आपका NTA ने आपका एग्ज़ाम करवाया था, लेकिन अब NTA का काम खत्म हो चुका है। अब MCC यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ही आपकी जो है MBBS के लिए, नीट के लिए आपको काउंसलिंग करवाएगी, उसके लिए आपको एलिजिबल बनाएगी, उसके लिए आपको प्रोसेस हैंडल करेगी और इसको कैसे करना है, कैसे मैनेज करना, वो सब जो MCC है वही हैंडल करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है कि www.mcc.nic.in, दोबारा सुन लीजिए, www.mcc.nic.in वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स, वहाँ पे आपको नीट यूजी काउंसलिंग का एक आपको बड़े सेक्शन में बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना, वहाँ पे उसका आपको जाके आपकी डिटेल फिल करनी है। अपनी जो एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल्स हैं, चाहे आपको 4 बार चेक करनी पड़े, पर परमानेंट सबमिट करने से पहले आप उनको 4 बार 5 बार उनको बार बार चेक कीजिएगा। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी डेट में, कोई भी नंबर, जीमेल आईडी, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए। आप उसको आपको 5 बार या आपको क्यों ना देख के भरना पड़े, आप उनको भरिए। आपका एडमिट कार्ड में जो भी है स्पेस है, आपके नाम, आपके पास फादर नेम में जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों में स्पेस है, स्पेस डालिए। अगर बाई चांस दोनों में स्पेस नहीं आ रहा तो स्पेस मत डालिए। और जैसा ही उसमें आपको एडमिट कार्ड में आपके डिटेल्स हैं वैसे ही उसमें आप फिल कीजिए। उसके बाद आपके जो नंबर रजिस्टर्ड है उसमें आपका एक OTP आएगा। उस OTP के थ्रू आप वापस से नीट की वेबसाइट भी उसी में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको बाकी डिटेल्स आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपके पास लॉगिन ID आएगी, पासवर्ड आएगा, आप वो जो आपको OTP आएगा वही आपका पासवर्ड होगा। आपको उसमें रोल नंबर फिल कीजिएगा, आप पासवर्ड डालिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कहना उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी है। आपको डिटेल्स फिल करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, यानी कि आपको अब अपने जो अपनी प्रेफरेंसेस हैं आपको वो फिलअप करनी है। आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस उसमें डालनी है आपको। तो आप मेरी मानिए तो आप जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उन सभी की आप उसमें चॉइस फिलिंग आप उसमें डालिए। जितने भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर आप प्रेफरेंस दीजिए सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को। आपके अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आप गवर्नमेंट में लेना एडमिशन, तो आप जितना ज़्यादा हो सके सभी के सभी इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं उनको सबको अपनी पर्सनल जो आपकी चॉइसेस है उसके हिसाब से, लेकिन आप फिल सारे के सारे करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी को फिल करें ताकि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको पक्का मिले। जैसे आप उसमें चॉइस फिलिंग करते हैं उसके बाद आपको एक डेट जाती है कि भाई लॉकिंग की, यानी कि लॉकिंग से पहले आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप किसी ने कहा कि आपको वो कॉलेज आपका अच्छा रहेगा, उसमें आपको हो सकता है आप अपनी चॉइस में उसको 4th या 5th नंबर से 1st या 2nd नंबर पर लेके आ सकते हैं।
तो उसके बाद आपको करनी है उनकी लॉकिंग करने के बाद आपका काम नहीं रहता होगा। उसके बाद MCC है जो आपको 1 या 2 दिन के प्रोसेस के बाद, 2 या 3 दिन के प्रोसेस के बाद आपको सीट अलॉट कराएगी। इसी बीच में आपको क्या चॉइस फिलिंग है, जहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन किए वहाँ पे आपको अभी फीस पेमेंट भी करनी होगी। फीस पेमेंट के लिए आपका जो पोर्टल खोलेगा उसमें आपको बता, जो फीस होती है वो होती है कि दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। जो पहली रजिस्ट्रेशन फीस है वो, और दूसरी एक अमाउंट है जो रिफंडेबल होगी। जो पहले आपको बताया था जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ऑल इंडिया कोटा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी मेडिकल कॉलेज, वो उनकी एक अलग फीस है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो अभी तक अपनी नाम से डिग्री नहीं दे रहे, वो किसी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उससे एफिलेटेड है, उससे आपको डिग्री दे रहे हैं, वो होगी डीम्ड यूनिवर्सिटी। वो अभी परमानेंट रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, लेकिन वो है और वो आपको एलिजिबल है कि आपका एडमिशन ले, आपको MBBS कराए, लेकिन आपको डिग्री आपको मिलेगी किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, वो भी ठीक है। तो आप उनकी रजिस्ट्रेशन फीस अलग है और इनकी अलग है गवर्नमेंट्स की। तो जो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रजिस्ट्रेशन फीस बोल रहा हूँ मैं 1000 रुपीज़ है। और जो बाकी जो भी कैटेगरी बची OBC ST PWD उनके लिए 500 है रजिस्ट्रेशन फीस। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनके लिए क्या है कि उनके दोनों कैटेगरीज के लिए सेम फीस है 10,000 रुपये। उसके बाद आपको एक रिफंडेबल जो अमाउंट होती है वो फीस पे आपको करनी पड़ती है, वो होती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। जो ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उनके लिए होती है आपको 10,000 देने होते हैं। और जो SC ST कैटेगरी, जो PWD कैटेगरी है, OBC कैटेगरी, उनके लिए आपको देनी पड़ती है 5,000। और वहीं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आपको देनी पड़ती है वो सभी को देनी पड़ती है, सभी दोनों कैटेगरी को देनी पड़ेगी कि 2 लाख रुपए। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको चॉइस फिलिंग में अपने कॉलेज डालते हैं और उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो तभी आप उसमें आपको उसकी फीस भरनी होगी। अगर आप नहीं चाहते तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी की कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है। आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, आपने फीस पेमेंट दे दिया है, उसके बाद आपको करना है वेट जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता सीट अलॉटमेंट का। आपको उसका सीट अलॉटमेंट का आपका रिजल्ट आ जाता है। सीट अलॉटमेंट के बाद जब भी जो आपको कॉलेज अलॉट होता है आप उसमें आपको फिजिकली जाना है। आप यहाँ पे बैठे बैठे घर में बैठ के आप नहीं उसमें एडमिशन ले सकते, आपको उसको कॉलेज में फिजिकली जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी चॉइस फिलिंग उसी अकॉर्डिंग करिएगा कि आपको वहाँ तक जा पाए, ज़्यादा दूर ना हो। तो हो सकता है आपकी कोई 10th या 9th प्रेफरेंस ही आपको एडमिशन दिलाए, तो लेकिन आप वहाँ तक, इसलिए आपको 7 से 8 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप वहाँ तक जाए, अपने सीट अलॉटमेंट का जो लेटर आपको उसको प्रिंट करवाएं और वहाँ पे जाके आपको अपने जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट की वीडियो में एक डिटेल वीडियो आपको मैं पहले ही बना चुका हूँ, हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख जाएगी। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अभी सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट की वीडियो देख लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा, और आप उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा लीजिए। और उन डॉक्यूमेंट के साथ आपको उसको उस कॉलेज में जाना है, उसकी जो फीस है भाई ये लीजिए आपकी फीस, और ये मेरे को सीट दे दीजिए, आपकी काउंसलिंग खत्म, आपका एडमिशन हो चुका है MBBS में। ठीक है, अब बात आती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग होती कैसे है? सीट अलॉटमेंट होने से पहले जो 2 दिन की प्रोसेसिंग है उसमें आपको वेट करना है। उसके बाद आपका इसमें 3 राउंड में आपको काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड। जो भी ये 3 राउंड होते हैं, इन राउंड्स में आपको क्या करना है कि जैसे आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, आपने रजिस्ट्रेशन कराई, उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट होने के बाद आपको लगता है भी नहीं यार, मैं भी, मेरा ये कॉलेज नहीं है, मैं कोई और कॉलेज भरा था, मेरा ये कॉलेज तो भरा ही था। बाकायदा आपको इसका आपको प्रिंट मिला होगा, जब आपने चॉइस फिलिंग की होगी आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप देख सकते हैं आपने कौन से नंबर पे किस कॉलेज को प्रेफरेंस दी थी, उस हिसाब से आपका ये कॉलेज आपको मिला है। कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है कि आपको प्रेफरेंसेज आपने किस प्रकार होगी और रैंकिंग कैसे होगी, इसमें भी काफ़ी डाउट होता है। आपका सबसे पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए किसी का ऑल इंडिया रैंक है 68 और किसी कॉलेज में या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जो टोटल सीट्स हैं वो आती हैं 70 सीट्स हैं, यानी कि मेरा रैंक 68 है, टोटल सीट 70 है। मैंने प्रेफरेंस भरी कि फर्स्ट कॉलेज में मेरे को ABC कॉलेज है कोई, मेरे को उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस भर दी मैंने, और उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेरा 68 रैंक, उसमें टोटल 70 सीट्स हैं, 15 जो मेरा कोटा है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें एडमिशन मेरा पक्का होगा। दिक्कत क्या होगी अगर मेरा 71 रैंक है, उसमें 70 सीट्स हैं, अगर किसी एक बच्चे ने, जो 70 हैं पहले बच्चे उस कॉलेज में, अगर उनमें से किसी ने जो मेरे से भी ऊपर, यानी मेरे जो ऊपर 70 जो रैंक के जो बच्चे हैं, अगर वो उनमें से किसी और ने अपनी प्रेफरेंस चेंज कर रखी है, उस कॉलेज वो ABC कॉलेज में नहीं जाना चाहते, उनका कोई PQRST कोई कॉलेज है, आप उसमें वो प्रेफरेंस दे रखे हैं। यानी कि मान लो कि मैंने एम्स दिल्ली का आप प्रेफरेंस भरी कि मैं पहले ही प्रेफरेंस है 71 रैंक में, मेरे को एम्स दिल्ली चाहिए, लेकिन एम्स में 70 सीट्स है। जस्ट इमेजिन कर लीजिए
और किसी ने उनमें से ये 13th 14th रैंक वालों या 68 रैंक करें, किसी ने अपनी प्रेफरेंस पहले मौलाना आज़ाद को दी है, वो एम्स में नहीं जाना चाहता, तो मेरे क्या होगा, मेरा रैंक आ गया 70 क्योंकि एक बच्चा वहाँ से चला गया। ऐसे किसी और ने प्रेफरेंस अटा अपनी फर्स्ट नंबर पे एम्स पे नहीं दी होगी, तो मेरे प्रेफरेंस उसमें काउंट हो जाएगी और मेरा एम्स में एडमिशन हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि आपके प्रेफरेंस और रैंकिंग दोनों मैटर करेंगी आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। अब आपको आपका सीट अलॉटमेंट में आपका नाम आ चुका, आपको उसका आपको क्या मिल चुका है, एडमिशन लेटर मिल चुका। आप वहाँ पे जाके आप फर्स्ट राउंड का, लेकिन आप इसका भी सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं यार मेरे को सेकंड राउंड में जाना है और मेरे को भी इसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो आप बिल्कुल आप अपने सेकंड राउंड में जा सकते हैं। वहाँ से आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं या नहीं, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करें जो एलिजिबल हो चुके हैं या जो सीट एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन लेंगे, वहाँ पे भी आपको मेरी ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटी जो कॉलेज आपको आपसे फॉर्म भरवाएंगे। आप अपग्रेडेशन के अप्लाई करना चाहते हैं, भैया आपने अभी एडमिशन ले लिया, दैट इज ओके, आप हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन अभी आप दूसरे कॉलेज में आप जाना चाहते हैं कि अपग्रेडेशन के आपको अप्लाई करना है, तो हाँ वो क्या हो जाएगी, उनकी वो सीट वेटिंग में काउंट हो जाएगी। आपने परमानेंट में एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी आप सेकंड के लिए अपेयर होना चाहते हैं, ये नहीं होगा, आपको वहाँ पे ही आपको उसमें डालनी पड़ेगी डिटेल। वो बाद में एमसीसी को फॉरवर्ड करेंगे कि हाँ भाई एक बच्चा है जो वेटिंग में है हमारे पास, वो सेकंड राउंड में भी एलिजिबल होना चाहता है, तो क्या होगा कि उसके बाद एमसीसी के पास एक नई लिस्ट आ जाएगी, वो सीट वहाँ पे वेटिंग में दिखा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आप सेकंड राउंड में एलिजिबल हो चुके हैं, आपको दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको बस सेकंड टाइम पे आपको दोबारा से स्टार्टिंग से चॉइस फिलिंग करनी है। पहली चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड तक खत्म हो गया, अब सेकंड राउंड में आपको नई चॉइस फिलिंग करनी है, आपको अपनी प्रेफरेंसेस दोबारा फिर से बदलनी है। उसके बाद ये आपको आप सेकंड राउंड में अपेयर कर सकते हैं। पहले सेकंड राउंड में अपेयर कौन होगा, जिसको अपग्रेडेशन करानी है, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है, और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो भी सेकंड राउंड में अपेयर हो सकते हैं। जो किसी कारण से फर्स्ट राउंड में अपेयर नहीं हो पाए, वो सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा से सारी फीसिस वगैरह भर के अपेयर हो सकते हैं। सेकंड राउंड में अगर किसी को कॉलेज मिल जाता है, आप जाइए सेकंड कॉलेज में, अपना राउंड में जो आपको कॉलेज मिला उसमें जाके आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको नहीं मिला तो उसके लिए आपको कोई काउंसलिंग नहीं होगी, सेकंड राउंड के आपको भी जाना पड़ेगा मोपअप के लिए। मोपअप काउंसलिंग आपको मैं बताता हूँ, मोपअप काउंसलिंग उसका थोड़ा और अलग से प्रोसीजर है। उसके बाद सेकंड राउंड में जो भी जिसको लोअर कॉलेज मिल गया वो जाइए अपने कॉलेज में अपना एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं मिलता तो आप मोपअप के लिए अपेयर होंगे। मोपअप के लिए आपको फर्स्ट राउंड में जितने भी जो सीट्स है, वो जो सीट्स होंगी वो होंगी एम्स की, जिपमर की, ESIC की, उसके लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है ESIC का, वो आप बनवा सकते हैं, पहले बनवा लीजिएगा। उसके बाद वो कोई उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। और एम्स, जिपमर और जीट के जितने भी नीट के कॉलेज हैं वो सारे ऑल इंडिया के 15% कैटेगरी उसमें होंगे। लेकिन उसके बाद जो मोपअप राउंड होगा, यानी कि जिनको सेकंड राउंड में भी आपको एडमिशन नहीं मिला है, या फिर जो सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं ले, जब पहले राउंड में उनको मिला था लेकिन सेकंड राउंड में उनको नहीं मिल पाया क्योंकि सबने अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर दी होंगी। प्रेफरेंसेस चेंज करने के बाद सबकी जो चॉइस फिलिंग वो अलग होगी। तो अब आपको सेकंड राउंड में भी नहीं मिला है, तो अब आपके फर्स्ट राउंड में जो आपने फीस वगैरह भरी थी, जो रिफंडेबल थी, वो आपको मिल जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन फीस थी आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपके लिए वो हो गई टोटल वेस्ट। ठीक है, वेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड मिला था, आपने सेकंड राउंड की वेट करते आपने फर्स्ट भी गवा दिया। तो अब आपके लिए आता है मोपअप राउंड में आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमर होंगी, और जो बाकी जो सेंट्रल कॉलेजेस है वो आपके काउंट नहीं होंगे, वो उनके पास बची हुई सीटें सारे स्टेट कोटा के थ्रू फिल होंगी। किसी की 85 जो सीट स्टेट कोटा में थी और ऑल इंडिया कोटा के में उसकी सिर्फ 5 सीट भरी है, बाकी 10 सीट वो क्या अगर अपने स्टेट कोटा के थ्रू फिल करेगा, वो ऑल इंडिया कोटा में। उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा वहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग में। उसके बाद आते हैं कि मोपअप राउंड में आपको सभी को जितने भी बच गए हैं, जो भी अभी एडमिशन दिया, उन सबको अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, दोबारा फिर से फीस भरनी पड़ेगी। सेम प्रोसीजर होगा, सीट अलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपको एक कॉलेज में जाना है, वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना है। ये थी प्रोसेस पूरी की पूरी। काउंसलिंग में आपको कैसे अपेयर होना है, क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको डिटेल्ड हर डॉक्यूमेंट जरूरी क्यों है, उसकी वैल्यू क्या है, वो कहाँ से बनेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सभी आपको उस वीडियो में आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है। आप बिल्कुल जाइए और उसको जरूर देखिए। उसके बाद बताता हूँ कि एक बार जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली, उसके बाद आपने लॉकिंग कर दी, लॉकिंग के बाद आप कहीं से भी किसी भी तरीके से आप अपनी चॉइसेस नहीं चेंज कर सकते किसी भी तरीके से। तो ये थी काउंसलिंग की सारी प्रोसेस, जिसमें आपको अपनी जो काउंसलिंग है वो कैसे होगी, कहाँ होगी, और ये ऑनलाइन नहीं होगी, आपको फिजिकली आपको उस कॉलेज को जाना पड़ेगा। कैसे होगी मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो बता दिया, कहाँ होगी
सीट अलॉटमेंट तक ऑनलाइन होगी, एडमिशन आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। आपको वहीं किसी कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा एक हफ्ता। अगर आप ट्रेन से भी जाते तो मैक्सिमम किसी भी नॉर्थ से साउथ इंडिया तक जाने में भी 3 दिन लगते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे तो कहीं पे भी जाने में पूरे इंडिया में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं। अगर आप किसी और अन्य मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको जाना है, या फिर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या फिर वाइस वर्सा आप किसी भी स्टेट में जाना है तो मैक्सिमम इतने दिन लगेंगे। आपके पास एक हफ्ता होगा, 2 दिन आपको स्टार्टिंग में वेट करना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए। ये पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस थी। आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और आपको फिर से भी कोई डाउट आ रहा है, एक बार इस वीडियो को आप दोबारा से चला के दोबारा देखिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए। कॉपी पेन लेके आप नोट्स बनाइए इसमें से और आप उसको समझिए। आपका डाउट्स, हर एक डाउट बिल्कुल आसानी से और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। कोई घबराने की बात नहीं है। आपको फिर भी कोई डाउट आता है, वी आर हेयर आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर किसी और चैनल पे जाके या फिर किसी और वेबसाइट पे जाके अपना टाइम वेस्ट करें। आपकी हेल्प के लिए हम हैं। हम आपको चाहते हैं कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन एक ही बारी में डिटेल्ड और अच्छे से मिल सके, आपको कहीं और ना जाना पड़े, आपको अपना टाइम वेस्ट ना करने पड़े। आप नीट एस्पिरेंट्स, आपके लिए टाइम की वैल्यू बहुत है। आपको MBBS पढ़ना है, आपको अपने दिमाग भी रिलैक्स रखना है, काफ़ी सारे काम है। तो जो काम हम कर सकते हैं हम आपके लिए, हम वही करने दीजिए। आप अपने क्वेरी हमें लिखिए, हम आपका डाउट सोल्व करेंगे। ऐसे ही कई बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे जो स्टेट में कॉलेजेस कितने हैं, सीट्स कितनी है, उसका भी सोल्यूशन हमने निकाल लिया। हमने हर एक स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी जो पर्सपेक्टिव कॉलेज में सीट्स कितनी, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। मैक्सिमम स्टेट हम कवर कर चुके हैं। आप चाहते हैं कि आपके स्टेट्स के बारे में हमने नहीं बनाई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट लिखिए, हम उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 1 to 2 days मैक्सिमम लगेंगे, मैक्सिमम होगा, वरना एक ही दिन में यानी कि नेक्स्ट डे आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी हमारे चैनल पे। तो जल्दी से जाइए, अपने सबसे पहले अपने स्टेट्स में जाके देखिए आपके कॉलेजेस कितने, कुछ नई सीट्स ऐड हुई हैं या फिर पहले वाली सीट्स हैं, कोई नया कॉलेज ऐड हुआ है या फिर कोई कॉलेज पहले था अब नहीं है। सब आपको इन्फॉर्मेशन उन वीडियोज़ में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा।